हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम, जैसा आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके जो राजस्थान कोऑपरेटिव एग्ज़ाम, जो बैंक का एग्ज़ाम है, जो होने जा रहा है, जो कि 17 जुलाई को प्रस्तावित है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस वीडियो के अंदर आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इसके अंदर, जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है ना। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसके अंदर वे सारे क्वेश्चंस आपके सम्मिलित कर लूँ जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। इसके अंदर आपको पॉलिटिकल के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के क्वेश्चंस मिलेंगे 2001 और 2003 के नियमों के साथ। साथ में आपको सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न भी मिलेंगे जो हमारी नज़र में, जो ये मान लीजिए कि कम से कम वो मैक्सिमम कई एग्जाम्स के अंदर आप आरएएस हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सब एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं राजस्थान जीके के। ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हमने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया न करते हुए हम आपके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्टार्ट करते हैं, हम आपके कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक सोसाइटी की समिति में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? यानी कि प्रत्येक सोसाइटी की जो समिति होती है उसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, आप भी आंसर सोचते जाइए साथ के साथ कि क्या आंसर होगा, क्योंकि अब तक आपने शायद तैयारी कर ली होगी, और नहीं भी की तो आप हमारे इस वीडियो के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको मैक्सिमम वे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप खुद भी देख कर ही पता लगा पाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 12 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, वार्षिक साधारण सभा निश्चित अवधि तक नहीं बुलवाने पर ऐसी समिति के सदस्यों को कितने वर्ष तक अयोग्य घोषित कर सकते हैं? यानी कि क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि वार्षिक साधारण सभा अगर आप निश्चित अवधि तक नहीं बुलाते हैं तो ऐसी समिति के जो सदस्य होंगे आप उनको कितने वर्ष तक अयोग्य घोषित कर सकते हैं समिति से। तो कितने वर्षों तक अयोग्य घोषित कर सकते हैं दोस्तों? तो ये होगा आपका सही 5 वर्ष तक। दोस्तों, कितने वर्षों तक? दोस्तों, ये ध्यान रखिए, 5 वर्षों तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना। ये पहले भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है 5 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकरण सदस्यों के किस में निहित होता है? यानी कि सदस्यों के किस हित में निहित होता है ये? ठीक है। अंतिम प्राधिकरण तो किस में होता है? वो साधारण निकाय में निहित होता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है ना। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव सोसाइटी को भेजा जाता है, तो सोसाइटी को कितने माह के भीतर इस पर विचार करना होगा? यानी कि अगर उपविधियों में, अगर जो किसी भी सोसाइटी की उपविधियां हैं, अगर उसमें संशोधन करना है और उसका जो प्रस्ताव अगर सोसाइटी को भेजा जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा, तो कितने माह के भीतर इस पर विचार करना होगा? तो कितने माह के भीतर करना होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 3 माह के भीतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सरकार किसी सोसाइटी की सदस्य है तो वह अपना मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकती है। इसको हाँ या ना में आपको जवाब देना है कि सरकार अगर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है तो क्या वो मत देने का अधिकार है? तो इसका क्या होगा कि हाँ, वो प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है ना, मत देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बने रहिए दोस्तों, साथ के साथ करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। नेक्स्ट आपका, सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन के नामंजूर होने पर अपील किसको कर सकते हैं? यानी कि अगर आप सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं तो आवेदन के नामंजूर होने पर आप अपील किसको करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा आपका ऐसी अपील किसको कर सकते हैं दोस्तों? ऐसी अपील आप किसको कर सकते हैं? तहसीलदार को कर सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिए, किसको कर सकते हैं? तहसीलदार को आप इसकी अपील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारी सोसाइटी में संपत्ति व दायित्व के अंतरण के लिए यानी ट्रांसफर के लिए कितने दिन पूर्व आपको रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा? कितने दिन पूर्व करना होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 15 दिन पूर्व सूचित करना होगा दोस्तों। कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सहकारी सोसाइटी पंजीयन की अवधि कितनी होती है? यानी सहकारी सोसाइटी जो होती है उसके अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? उसकी अवधि होती है मेरे दोस्तों 60 दिन की। कितने दिन की होती है दोस्तों? उसकी अवधि होती है 60 दिन की। कितने दिन की दोस्तों? 60 दिन की। ध्यान रखिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, सहकारी सोसाइटी में पंजीयन के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होना आवश्यक है? यानी अगर आप सहकारी सोसाइटी में अगर पंजीयन करवाते हैं तो उसके लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो उसके लिए न्यूनतम सदस्य होने चाहिए आपके 16 सदस्य होने चाहिए दोस्तों। कितने सदस्य? 16 सदस्य। ठीक है ना।
साथ के साथ याद भी करते रहिए दोस्तों, आपको याद भी होता जाएगा साथ के साथ, क्योंकि इसके अंदर प्रश्नों को मैंने इस तरह से इंक्लूड किया है कि अगर ऑप्शंस देता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है ना। तो मैंने इसके अंदर प्रयास ये किया है कि आपको वन लाइनर के अंदर बता सकूं, ताकि आप एग्जाम के जब अगर एग्जाम जब देने जाए तो आप 3-4 बार या फिर आप यूँ कह लीजिए 2 बार भी अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो इससे ये होगा कि आपको वन लाइनर के अंदर एक बार में आंसर याद हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चंस मैक्सिमम वही है इसके अंदर जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। सहकारी सोसाइटी में मत देने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन होना जरूरी है? कितने सदस्यों का होना जरूरी है दोस्तों? 2/3 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट वीडियोस और जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स अगर कोई फ्यूचर में आते हैं तो आपको उनकी वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आप और भी वीडियोस देख रहे होंगे हमारी रीट वगैरह की, तो रीट की भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी और वीडियोज़ अब हम साथ के साथ अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के शीर्ष सहकारी सोसाइटी कहाँ पर है? राज्य की शीर्ष सहकारी सोसाइटी कहाँ पर है दोस्तों इसकी शीर्ष सहकारी सोसाइटी कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है ना। कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 कब लागू हुआ? दोस्तों ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका अधिनियम से संबंधित, और कौन सा अधिनियम से संबंधित है? ये 2001 के अधिनियम से संबंधित है, जिसमें ये पूछा है कि कब लागू हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछे कि राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 कब लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ दोस्तों? 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ है। ध्यान रखिए कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2002 को, 14 नवंबर को, ठीक है ना। ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्टकट में, 14/9/02, ठीक है ना, 14/9/02, ठीक है। आप इसको ऐसे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि वन लाइनर है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारी बैंक की स्थापना किस अधिनियम व धारा के तहत की गई? तो सहकारी बैंक की अलग है और सोसाइटी अलग है, ठीक है ना। तो सहकारी बैंक की स्थापना किस अधिनियम व धारा के तहत की गई? तो ये आपका अधिनियम 1950, अधिनियम 1950 के धारा 5 खंड ब के तहत इसकी स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रतिनिधि साधारण निकाय सभा में अधिकतम कितने सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर प्रतिनिधि साधारण निकाय सभा है तो उसके अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 300 सदस्य हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं दोस्तों? न्यूनतम आपके 30 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोसाइटी के लेखाओं का वार्षिक विवरण कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार को देना होगा? यानी कि सोसाइटी के जो जितने भी लेखे हैं, ठीक है ना, उनका जो वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है, तो कितने दिन के भीतर आप रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे? तो कितने दिन के भीतर आपको प्रस्तुत करना होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 15 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी समिति के निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी होती है? यानी कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी जो होती है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। अभी तक हमने प्रतिनिधि का देखा था, तो अधिकतम 300 और न्यूनतम 30 देखा था, ठीक है ना। तो अब इसमें पूछ रहा है कि समिति के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी होती है? वो 11 होती है दोस्तों। कितनी होती है दोस्तों? ये ध्यान रखिए, इसके अंदर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्रबंधन का अलग है। किसका? ये देखिए ध्यान रखिए, प्रबंधन का जो क्वेश्चन है वो अलग है, उसमें प्रबंधन में अधिकतम 300 है, और जबकि न्यूनतम कितने हैं? 30 है, ठीक है ना। और यहाँ आपको पूछा है कि सहकारी सोसाइटी की निर्वाचित की कौन से दोस्तों? निर्वाचित सदस्य संख्या पूछी है, तो कितनी हो सकती है दोस्तों? 11 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन के तहत महिला सहकारी समिति के उप नियमों का संशोधन हुआ? ठीक है ना, कौन से संविधान संशोधन के तहत महिला सहकारी समिति के जो उप नियम है उनका संशोधन हुआ? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ दोस्तों? ये 97वां 97वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा संशोधन किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस धारा के तहत अगर कोई सदस्य दोषी है तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है? अगर कोई सोसाइटी में कोई सदस्य, अगर सहकारी सोसाइटी में कोई सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसे किस धारा के तहत मतदान देने का अधिकार नहीं होगा? तो उसे धारा 70 के तहत होगा दोस्तों। कौन सा? ये ध्यान रखिए, धारा 70, यानी क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ लिख सकते हैं धारा 70 के तहत, धारा 70 के तहत, ठीक है ना, धारा 70 के तहत उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटी की समिति में राज्य सरकार कितने सदस्य नामित कर सकती है? ठीक है, यानी कि राज्य सरकार जो है वो सहकारी सोसाइटी की जो समिति है उसमें कितने सदस्य अपने नामित कर सकती है? तो कितने कर सकती है दोस्तों? अधिक, कुल मिला के 3 सदस्य नामित कर सकती है दोस्तों। कितने सदस्य दोस्तों? ध्यान रखिए, 3 सदस्य। कितने? 3 सदस्य नामित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी होना जरूरी है? तो साधारण सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी होना जरूरी है दोस्तों? लगाइए, दिमाग लगाइए फटाफट, आपको ध्यान होगा। 50,000 रुपये की पूंजी होना जरूरी है। कितने रुपए की दोस्तों मेरे मित्रों? ये है 50,000 रुपये की पूंजी होना आवश्यक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसी क्वेश्चन को देखिए, हम मैंने एक और क्वेश्चन इंक्लूड किया। देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, है ना। यहाँ लिखा है केंद्रीय महिला सोसाइटी बैंक। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ? केंद्रीय महिला सोसाइटी। ठीक है ना, केंद्रीय महिला सोसाइटी बैंक के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी होना आवश्यक है? न्यूनतम कितनी पूंजी होना आवश्यक है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? 1,00,000 रुपए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 1,00,000। कितने हो गए दोस्तों? न्यूनतम 1,00,000 रुपए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, न्यूनतम 1,00,000 रुपए होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेयरी सोसाइटी के सदस्यों की न्यूनतम योग्यता कितनी होती है? यानी डेयरी की जो सोसाइटी होती है, जैसे पदमा डेयरी हो गया, अजमेर डेयरी हो गया, ये जो सहकारी सोसाइटियाँ हैं, जो दूध डेयरी वगैरह, जो पदमा डेयरी अजमेर में काफ़ी पुराने समय से स्थापित है, ठीक है ना। तो इनके जो सदस्यों की जो न्यूनतम योग्यता होती है कितनी होती है दोस्तों? उसकी न्यूनतम योग्यता कौन सी होती है दोस्तों? ध्यान रखिए, 5वीं पास। कौन सी होती है दोस्तों? 5वीं पास। 5वीं पास न्यूनतम योग्यता होती है, ध्यान रखिए। ठीक है ना। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोसाइटी किसी भी सदस्य को कितने माह तक डिफॉल्टर घोषित कर सकती है अगर वह पैसे नहीं लौटाता है? तो अगर कोई सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य है जो डिफॉल्टर घोषित किया हुआ है, तो अगर वह पैसे नहीं लौटाता है तो उसे कितने समय तक के लिए डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है? जो पैसे नहीं लौटाता है ऐसे सदस्य को कितने समय तक के लिए कर सकते हैं दोस्तों? इसको ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक के लिए डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं। कितने माह तक के लिए दोस्तों? 3 माह तक के लिए आप क्या घोषित कर सकते हैं? उसको डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं 3 माह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सोसाइटी, बुनकर सोसाइटी, डेयरी सोसाइटी के सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता कितनी है? यानी महिला सोसाइटी अगर कोई है और बुनकर सोसाइटी या फिर कोई है या फिर कोई डेयरी सोसाइटी है, तो उसके जो सदस्य होते हैं उन वो सदस्य बनने के लिए, उन सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है? तो आपके दोस्तों न्यूनतम योग्यता है 5वीं पास। जैसे कि हमने पहले देखा था, पहले वाले में भी आपके पिछले क्वेश्चन में 5वीं पास था, तो इसमें भी कौन सी है? इसमें भी आपके 5वीं पास मानी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट है, सोसाइटी का नाम अगर परिवर्तित करना है अगर आपको, ठीक है ना, तो सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है? ठीक है, नाम परिवर्तन जो करते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर न्यूनतम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है? तो कितने सदस्यों के होने चाहिए दोस्तों? 7 सदस्यों के होने चाहिए। कितने सदस्यों के? 7 सदस्यों के, ध्यान रखिए। ठीक है ना, अगर आप नाम परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए 7 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति की साधारण बैठक के लिए सदस्यों को कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? यानी सहकारी समिति की अगर साधारण बैठक हो रही है तो इसके लिए सदस्यों को आप कितने दिन पहले सूचित करेंगे? कितने दिन पहले करेंगे दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 15 दिन पूर्व आप उसे सूचित करेंगे दोस्तों। कितने दिन पूर्व दोस्तों आप करेंगे? 15 दिन पूर्व सूचित करेंगे। 15 दिन पूर्व सूचित उनको करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके ये तो हो गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे क्वेश्चंस हो गए, और इसके अंदर मैक्सिमम वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम्स में आने लायक है। ठीक है ना। आपने ऐसे तो हम जो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे 2001 और 2003 की धाराओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस 2001 की मतलब समापन की धारा क्या है, कोई लेखा परीक्षक होता है तो उसकी धारा क्या है, कोई अगर विलय होता है तो उसकी धारा क्या होगी, रजिस्ट्रार अगर कोई आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी क्या होगी, लेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो उसकी क्या कौन सी धारा होगी, कब सजा होगी। तो वो सब हम क्या करेंगे, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर वाले क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं वो है आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित, यानी कि जीके के क्वेश्चंस भी आपके उसके अंदर शामिल है, आपको मालूम है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं आपके जीके से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। दोस्तों ये तो आपको मालूम है, राजस्थान जी के आपके बहुत से दोस्तों ने अच्छी तरह रट रखी होगी, क्योंकि राजस्थान में बहुत से एग्जाम्स वैकेंसियाँ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे रीट होने वाला है और आपके पटवारी आने वाला है, साथ में आपके राजस्थान कोऑपरेटिव हो ही रहा है। ठीक है ना, ऐसे बहुत से एग्जाम्स होने वाले हैं राजस्थान के, तो बच्चों को काफ़ी अच्छी तरीके से याद होगी शायद राजस्थान जी के। तो कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है दोस्तों, दक्षिण भाग के से गुजरती। कहाँ से गुजरती है, दक्षिण भाग से। और इसका सही डिटेल देखे तो क्या है इसका, कर्क रेखा राजस्थान राज्य के, दोस्तों ये क्या लिखा है दोस्तों, कर कहकर नहीं है, इसे आप गलत मत पढ़िए, इसे ये है कर्क रेखा। एक्चुअल में क्या है कि कई बार वर्ड्स मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना, कर्क रेखा। ठीक है ना दोस्तों, क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर आपको पढ़ना है कर्क रेखा से पढ़ना है। ठीक है ना, तो आपको ये लिखा है, कर्क रेखा राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले के दक्षिण सीमा को छूते हुए बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। लगभग मध्य से किसके गुजरती है दोस्तों, लगभग बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, राजस्थान के वे जिले की राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। राजस्थान के ऐसे जिले बताना आपको, ऐसे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा जो भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की सीमा से नहीं लगती। ठीक है, अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, ऐसे आपको राजस्थान के जिले बताना जो राजनीतिक सीमा के लिए पूछा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। यानी कुल कितने हो गए, 5 जिले हो गए आपके। कौन कौन से हो गए, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान जीके का है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। यानी कि ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, और जो कि मैक्सिमम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन कौन से जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और ये भी आपको पता होगा, कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा जिला है जो जिसकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है ना, जो राजस्थान के ऐसा कोई सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और जिसकी सबसे लंबी सीमा है। ठीक है ना, ये आपको कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उसमें अंतर कितना है, ये आपको बताना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 43 किलोमीटर। जैसे कि आप जब आप राजस्थान जी के पढ़ेंगे तो उसमें जब आप पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई पढ़ेंगे 869, और जो उत्तर से दक्षिण जो 826, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि इन दोनों के बीच में वही अंतर है। ठीक है ना, तो उस तो आप क्या है कि 860, जैसे कि मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 869 और 826 है ना। अगर आप इन दोनों को अगर आप लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 43 किलोमीटर आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 43 किलोमीटर आएगा, जो कि ठीक है ना आपके पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आपकी लंबाई दी गई है। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, इसका आंसर 43 किलोमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि राजस्थान में जो आपके अरावली पर्वतमाला है, तो ये जो अरावली पर्वतमाला जितने राजस्थान प्रदेश के जितने राज्यों में, जो राजस्थान राज्य के जितने जिलों में फैली हुई है, तो उसके लिए कितने जिले अरावली पर्वतमाला के अंदर शामिल हुए हैं, कितने जिले हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, आप जरूर बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, राज्य के कुल 12 जिले सम्मिलित है। कितने दोस्तों, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है कि कुल कितने जिले हैं। ये कम से कम 12 जिले हैं जो अरावली प्रदेश के लिए सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की उच्चतम चोटी कौन सी है। ये तो सबको ही दोस्तों ध्यान होगा कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये आप जब राजस्थान जी के स्टार्ट करते हैं तो आप उसी के अंदर स्टार्टिंग में जरूर पढ़ते होंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा अबू को रंगो। ठीक है ना, ये उसके अंदर आपकी जो मैंने बताया गुरु शिखर, ये जो पूरी जो आप एक सीरीज चलती है इसकी पर्वतों की, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं ना। ठीक है ना, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा,
ठीक है ना। ये सारी आपकी बहुत सारी जो चोटियाँ हैं उनके आप मैं ट्रिक बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपके ट्रिक्स लेके आऊँगा कि अरावली पर्वतमाला को आपको कैसे याद करना है, जिसके अंदर 30 से 32 चोटियाँ हम उसके अंदर देखेंगे जो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही होगा गुरु शिखर सर्वोत्तम ऊंची चोटी है दोस्तों। कितनी है, कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। और सबसे कौन सी ऊंची चोटी है दोस्तों, ये सर्वोत्तम ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा राजस्थान की किस कृषि जलवायु में किस कृषि जलवायु के खंड में आता है ना। इसका सही क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं मैं, बांसवाड़ा राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड में आता है। तो बांसवाड़ा किस जलवायु खंड में आता है, तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में, है ना। यानी आप क्या बोल सकते हैं, जो दक्षिण में कुल मिला के आप यूँ बोल सकते हैं कौन से में आता है ये, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के खंड में आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है। ये तो शायद आपको पता होगा, जैसे अभी ग्रीष्म काल चल रहा है, तो ये एकदम क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि आपके अगर करंट सिनेरियो को देखें तो उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा श्री गंगानगर जिले में। किस किस जिले में दोस्तों, ध्यान रखिए, श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक क्या चलती है दोस्तों, सर्वाधिक आंधियाँ चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। तो राजस्थान में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। ये ध्यान रखिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है। औसत वर्षा राजस्थान में 57.51 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की प्रसिद्ध झील नटनी का चबूतरा कौन सा दोस्तों। नटनी का जो चबूतरा कहा जाता है जो झील को, ठीक है, वो झील कहाँ पर निर्मित है, यानी कि कौन सी, ये जो झील नटनी का चबूतरा, ठीक है, प्रसिद्ध झील नटनी का चबूतरा, ये कहाँ निर्मित है, राजस्थान में कहाँ निर्मित है दोस्तों। इसका सही आंसर देखते सही है, राजस्थान के पिछोला झील के अंदर निर्मित है। कहाँ पर, उदयपुर के पिछोला झील के अंदर निर्मित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ठीक है ना। जो एमपी और राजस्थान दोनों की मिक्स है ऐसे बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना वो कौन सी है। तो ऐसी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों, चंबल परियोजना आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई। यानी कि ऐसे कौन सा क्षेत्र था जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो कौन सा क्षेत्र दोस्तों, वह क्षेत्र आपका ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कौन सी किसको दी गई दोस्तों, ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिले उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आ जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो डिटेल सिलेबस है उसके अंदर भी मिलेगा ये क्वेश्चन, और राजस्थान जीके के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए आपको कि उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो खोले गए हैं राज्य में सहकारी बैंक, यानी कि तो उनके कितने जिले उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्यरत है उसके लिए, ठीक है ना। कितने हैं, तो उसके होंगे दोस्तों आपके बिल्कुल 36 जिला उद्योग केंद्र होंगे और 8 उपकेंद्र कार्यरत होंगे। कितने उपकेंद्र, कितने दोस्तों, 8 उपकेंद्र इसमें शामिल हो। जिला उद्योग जो केंद्र है वो कितने आपके 36 जिला उद्योग केंद्र इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी। यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो उसके टाइम पीरियड से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई। कौन सी है वो दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थान वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण समिति की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो जो कौन सा जाना जाता है प्रतिवेदन, क्रेफी कार्ड के नाम से दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, क्रेफी कार्ड के नाम से जाना जाता है। इससे वो हम क्वेश्चन को वापस पढ़ लेते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है उनके लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण समिति की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में बनी हुई है दोस्तों, ये शिवरमण समिति की अध्यक्षता में बनी समिति
का जो प्रतिपादन करना होता है, तो जो प्रतिवेदन जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? वो क्रेफी कार्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है प्रतिवेदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1978 में राजकौन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो राजकौन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? लघु उद्यमों को विपणन प्रबंध किए एवं तकनीक किया जाना एवं तकनीकी मदद देना, है ना। ठीक है ना, यानी कि क्या है कि जो लघु जो उद्योग है उनको क्या है कि विपणन के जो प्रबंध होते हैं उनकी सुविधा देना और तकनीकी मदद देना, ये इसका 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 स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अब हम दोस्तों आपके संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो संविधान से संबंधित आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? यानी कि कौन सा भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कौन सा भाग है दोस्तों? ऐसा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग। ठीक है ना, कौन सा नीति निर्देशक तत्व? ठीक है ना दोस्तों, क्या बोलेंगे आप इसे? नीति निर्देशक तत्व में शामिल है भाग। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? यानी कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कब सम्मिलित किया गया दोस्तों? उनको शामिल किया गया आपके, बताइए बिल्कुल दोस्तों, 1976 में शामिल किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को आपको संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? यानी भारतीय जो संसद भारत की, तो उसके अगर एक सदन की अगर गणपूर्ति करनी, गणपूर्ति क्या होता है? यानी कि मिनिमम इतने सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। यानी कि जो सभा स्टार्ट करने के लिए होता है ना, सभा शुरू करने के लिए, तो न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो वो कितने गणपूर्ति के लिए कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए सदस्य, सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। कितना दोस्तों? 1/10 है ना। यानी कि 1/10 कैसे? यानी कि अगर मान लीजिए 200 है क्या ना, ठीक है, सदन के अंदर जो सभा करेंगे, तो उसमें से कितने होने जरूरी है सभा चालू करने के लिए? आपके 10वां भाग, यानी कि 10 सदस्य होना आपके जरूरी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ये ध्यान रखिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है संयुक्त बैठक की अगर अध्यक्षता करनी हो संसद के दोनों सदनों में, तो वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी जो सही आंसर होगा उसका लोकसभा अध्यक्ष इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? तो ऐसा ऐसा अनुच्छेद है आपका दोस्तों जो राज्य को शक्ति देता है, कौन सा है? अनुच्छेद 220 है दोस्तों, अनुच्छेद 249। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 249, ये ध्यान रखिए दोस्तों ना, अनुच्छेद 249 ऐसा आपका अनुच्छेद है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, संसद का अभिप्राय क्या होता है? तो संसद का अभिप्राय यानी कि संसद में जो किन लोगों को शामिल करके संसद बनी है, तो वो है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 जने शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या वृद्धि की गई? तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी उसमें क्या वृद्धि की गई कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल को उनकी राय पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यानी कि मंत्रिमंडल ने अगर कोई पुनर्विचार के लिए दिया है तो एक बार राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति एक बार वापस उसे लौटा सकता है, लेकिन अगर वो वापस पुनर्विचार के बाद वापस राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाता है तो मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि राष्ट्रपति की आपातकाल जो शक्तियाँ आपातकालीन वो संविधान से धोखाधड़ी है? तो किसने कहा दोस्तों? ये आपका के.एम. नाम्बियार ने। किसने कहा दोस्तों? के.एम. नाम्बियार ने। इसे आप के.एम. के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? यानी कि जो मूल अधिकार जो होते हैं उनके प्रवर्तन को आपातकाल के दौरान कौन निलंबित कर सकता है? दोस्तों कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति जी हमारे जो है मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं आपातकाल के दौरान। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिया, जो सलाह ली है, उसको मानने के लिए बाध्य कर देता है? तो कौन सा ऐसा 42वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा संशोधन संविधान में किया गया। ठीक है ना, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? ये 1976 में हुआ था। ये भी ध्यान रख लीजिए आप, कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। और जबकि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां आपका हुआ था दोस्तों 1978 के अंदर संशोधन हुआ था। 42 और 44 बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, क्योंकि सर्वाधिक जो संशोधन हुए
और इम्पोर्टेंट जो संशोधन हुए वो इन्हीं में हुए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब अगर कोई भी मंत्रिपरिषद का जो सदस्य बनना चाहता है तो उसके सदन के कौन से सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, तो संसद की किसी भी सदन का वो सदस्य होना उसका आवश्यक है, ठीक है ना। कोई सी भी सदन का, यानी कि राज्यसभा का सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा के सदन का सदस्य होना आवश्यक है अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस पर आधारित है, तो न्यायिक पुनरावलोकन किस पर होता है दोस्तों, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपके हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है आपका, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था, तो किसने अपनाया था दोस्तों, चिश्तीय संप्रदाय ने अपनाया था दोस्तों। किन्होंने अपनाया था, चिश्तीय संप्रदाय ने अपनाया था। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ आपको यहाँ, चिश्तीय जो संप्रदाय है उन्होंने योग क्रिया को अपनाया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो होम रूल आंदोलन हुआ था तो उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो उसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना दोस्तों। किसकी स्थापना करना, स्वशासन की स्थापना करना उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिनियम की क्या थी, तो 5 प्रांतों में द्वैत शासन लागू करवाना था। कौन से वाले संविधान में दोस्तों, तो ये आपके होम रूल के जो जो अधिनियम थे, जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो उसका जो अधिनियम था, तो उसका जो अधिनियम था उसके अंदर महत्वपूर्ण विशेषता क्या बताएगी कि प्रांतों में द्वैत शासन आपको लागू करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के किस जिले में किया, यानी जो सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने किया था तो वो बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रयोग किया, तो कब किया था, बिहार के चंपारण जिले में अप्रैल 1917 में किया दोस्तों। ये ध्यान रखिए, कब किया दोस्तों, 1917 में अप्रैल में किया था। और कहाँ पर किया था, चंपारण जिले में किया था, बिहार के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कानून की संज्ञा किस एक्ट को दी गई, यानी कि काला कानून जिस एक्ट को कहा गया वो कौन सा एक्ट है दोस्तों, तो दोस्तों वो एक्ट है आपका रोलेट एक्ट को ऐसे काले कानून की संज्ञा दी गई, ठीक है ना। ये संख्या नहीं दोस्तों, आप इसे क्या पढ़ सकते हैं, इससे आप पढ़िएगा संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा दी गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की और कूच किया था, है ना। यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो अपना कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम की तरफ जो दांडी के लिए कूच किया था, कितने अनुयायियों के साथ किया था दोस्तों, 78 अनुयायियों के साथ किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक आयोजित हुआ। वही हम देखते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका आयोजित हुआ दोस्तों 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लागू रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो जहाँ तक आपके उस समय जो कांग्रेस जो थी तो उन्होंने तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता तो कब आयोजित हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव कब पारित किया गया था दोस्तों, तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था आपका 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई, तो दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी आपका, कि संविधान सभा की जो बैठक हुई वो कब आयोजित हुई थी, तो कब आयोजित हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और तब इसकी बैठक आयोजित की गई थी, कब, 9 दिसंबर को इसकी बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है ना। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान को अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया और कब लागू किया गया, तो इसे अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया दोस्तों, इसको जो किया गया 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। 26 नवंबर को तो इसे अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा आपका 24 जनवरी को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने भारत के, और इस समय जो अंतिम बैठक हुई आपकी 24 जनवरी को इसकी अंतिम बैठक हुई, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे, जो आप
ठीक है, तो आज नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा नेक्स्ट, तो उस नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम जो आपकी चर्चा करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपके राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो इंपॉर्टेंट और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, वो क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में आपके राजस्थान पॉलिटिकल, ठीक है ना, पॉलिटिकल के जो है उसके एक साथ एक अलग वीडियोज़ होगा, जिसके अंदर उस अलग वीडियो के अंदर हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।